कल हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स के बारे में, और पढ़ा था किसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में ना। उसको रिवाइज करो, किसी कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? क्या बेटा पढ़ाई कर रहे हो सभी लोग? बेटा मेहनत से करो, अब कुछ नियम बनने वाले नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, पहला जैसे कि सपोज, जैसे अगर आपके पास किताब और नोट्स नहीं हुए तो बच्चों को परमिशन नहीं क्लास में बैठने की, अभी बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जिससे आपको अगर किताब ना मिले फिर आपको बाहर भगाया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, कि आप क्लास के बाहर जाओ उसके बाद घर चले जाओ तो सही लगेगा आपको, ठीक है। इसलिए बुक और नोट्स दोनों लेके आओ साथ में। किसी भी दिन चेकिंग होगी और अगर मैं कर रहा हूँ तो बाहर भगाऊंगा, और वो आ गए तो सीधे फिर कोचिंग के लिए अथॉरिटी आपको नहीं मिलेगी, सर आ गए तो पोस्टमास्टर सर। और दूसरा क्या है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो क्या अब क्या हो रहा है कि एक चीज़ आपके लिए और है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल या परसों से। जो भी बच्चे सही परफॉर्मेंस करेंगे, सही है, तो उनके लिए टीचर्स शाम को भी रात में आपको सब बच्चों का टाइम जो कॉमन रहता है वो कितना रहता है जो आप फ्री रहते हो? 10 बजे के बाद। फिर मैं फ्री नहीं रहता अबे इतना 3 घंटे 9 से 12 लगभग जो टाइम हमें से लग रहा है वो लग रहा है 8 से 9, ठीक है। तो 8 से 9 जो वो होता है, क्या होता है जूम पे, क्या किस पे, उस पे आपका लेक्चर लेंगे सर। लेक्चर का मतलब होगा वो होगा तो आपका डॉट सेशन, जो भी जिस पे बच्चे के डॉट होंगे। फिलहाल में बच्चे लाइव सब रहेंगे, टोटल जितने बच्चे यहाँ क्लास में आएंगे, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होगा उसमें फिजिक्स वाले सर जुड़ेंगे आधा घंटा, और आधा घंटा मैं जुड़ूंगा, ठीक है, पर डे। मतलब आधा घंटा फिर वो दोनों लोग करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का अल्टरनेट मैनर, 3 दिन वो 3 दिन केमिस्ट्री वाले सर, ठीक है, और मैं आधा घंटा डेली रहूंगा। तो उस पर ये रहेगा आपका कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को मैंने बताया था, एक किताब खरीद लो, MTG फिंगर टिप्स, ठीक है, उसके क्वेश्चन लगाओ सफिशिएंट है सबके लिए। और अब यार इतना कर रहे हो तो बेटा किताब भी खरीद लो 400-500 रुपए की, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन लगाओगे तो जो भी यहाँ पे डाउट होंगे उस सेशन में खाली वो सही होंगे आपके, मतलब आपको बताएंगे टीचर, चाहे फिजिक्स का होगा चाहे केमिस्ट्री का, वो खाली क्वेश्चन सेशन होगा, मतलब आपको खाली क्वेश्चन टीचर करवाएंगे बैठा के, ठीक है। जो हम भी अपने यहाँ पे होंगे, आप भी घर पे रहोगे, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन से लगता है कि हाँ ठीक है सर साथ में है तो क्वेश्चन करना है किसी बच्चे का। अगर इतने बच्चे हो तो मुझे लग रहा है 10-5 बच्चों के डेली ही डाउट रहेंगे। और बच्चे क्या करते हैं, शाम को लगाते हैं क्वेश्चन, डाउट रहते हैं, फिर उसके बाद टीचर डिस्कस नहीं करते, वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा रहेगा कि आप लोग जितना जो बच्चे जो जैसे 8 से 9 आपने ये करना है, ठीक है, डाउट सेशन। ये तब हो सकता है जब आपने पढ़ाई की, जैसे आज आपने क्वेश्चन लगाए तो मतलब जो रात निकल गई उसमें क्वेश्चन लगाए, अब आपके क्वेश्चन डाउटफुल तो रहे होंगे 100%, वो वाले जब टीचर क्लास लेंगे तो उनसे आप लोग डिस्कस कर सकोगे आराम से कि सर ये वाला। और जब एक बच्चा कोई डाउटफुल क्वेश्चन होता है तो मुझे लग रहा है वो सभी बच्चों का होता है अलग अलग, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका नहीं होता है। तो वो सब ये सब कंडीशन चलेंगी कल से या परसों से आपकी, ठीक है। हम लोग भी स्टार्ट कर देंगे, UPSC वालों ने कर दिया, कल यही मीटिंग यहाँ पे हुई थी। तो अब कुछ नियम थोड़े अलग टाइप के बनेंगे, आपका आइडेंटिटी कार्ड ही बन गया है, ठीक है, वो आपको गले में डाल के आना पड़ेगा, ठीक है, ये स्कूलों वाले डालने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वो आपको डाल के आना होगा। और सेकंड क्या है कि आपका आइडेंटिटी कार्ड ही बन गया सब बच्चों का, मिल जाएगा आज या कल में मिल जाएगा आपको। और उसके बाद अब आप लोग इसको सीरियस लेना है, ठीक है, पढ़ाई को ऐसा नहीं कर सकते हैं आपकी क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, किताब पढ़ रहा हो नहीं पढ़ रहा हो घर पे, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। जो बच्चा पढ़ेगा बस वही यहाँ पे आएगा, और जिस बच्चे को नहीं पढ़ना है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकेगा, क्योंकि आपसे वो साफ साफ उनका कहना है कि हमें बच्चों से रिजल्ट चाहिए, चाहे आप उन्हें 2 घंटा पढ़ाओ चाहे उनको 4 घंटे पढ़ाओ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को भी मेहनत करनी होगी। बेटा रिजल्ट होने चाहिए, उन्हें क्या करना बताओ, उसमें फायदा तो आपका ही है, आप इतना मेहनत कर लो वो आपको ही प्रोग्रेस होगी। तो यही सब देखते हुए कि आपका, और हम लोग भी ऐसा नहीं उसका हमें अलग सा पैसा मिलेगा वो सब हमारी वजह से फ्री रहेगा, वो फ्री मतलब हमारी तरफ से तो टाइम बर्बाद होगा ना उतना ही, तो हमें तो आना ही होगा। तो ये सब करेंगे, कल परसों से स्टार्ट करेंगे, सही बच्चों को लाइव रहना है शाम को, और उसमें खाली डाउट सेशन होंगे, किसी को ऐसा कि पढ़ाई संबंध कोई बातें नहीं करेगा, खाली क्वेश्चंस या आपका थ्योरी का कोई डाउट है, जैसे थ्योरी है कोई आपने पढ़ा है, आपको हिंदी समझ नहीं आ रही है, इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, या कोई आपको लग रहा है कि सर ये वाला टॉपिक एक बार एक्सप्लेन कर दो सब बच्चों को, सही है,
तो वो वाला सेशन रहेगा केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी और फिजिक्स का भी, ठीक है, तीनों का। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करो बेटा, और हम सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे यहाँ से निकलेंगे इनका सिलेक्शन हो MBBS में, ठीक है, और इसीलिए हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं, ठीक है सभी लोग। और अगर हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा प्रयास करो कि मेहनत कैसे करके हम करें एक्स्ट्रा, सही है। तो ये सब आपके लिए हो रहा है, और इसीलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ से ये अवधि से बच्चे निकले सिलेक्शन में, जिससे आपका और अच्छे से नाम हो, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका एक बार रिवाइज कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग मेहनत से पढ़ाई करो बेटा, बकाया तो आपको पता है कि अगर इतना होगा तो आप लोगों के लिए बहुत फायदा रहेगा। बस आप लोगों को लाइव रहना है सब बच्चों को, ठीक है। शाम को एक और बढ़ गया, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मेहनत बढ़ गई 1 घंटे की है। मेहनत नहीं बढ़ेगी बेटा, आपका बहुत फायदा हो जाएगा इससे। आप लोग जो क्वेश्चन नहीं लगाते हो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो कैसे करना है वो सब चीजें हम एक कल आपको बता देंगे, जहाँ तक कल बता देंगे, देख से पूछ लेना, वो सब आपको बता देंगे कि कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है फोन में और कैसे करके लाइव रहना है, ठीक है। वो आपने किया होगा, मुझे लग रहा है सबने बच्चों ने किया होगा, किया है सब लोगों ने? जूम का होता है, गूगल मीट भी हो जाता है ना। बेस्ट कौन सा है? गूगल मीट, ठीक है। गूगल मीट, ठीक है। तो वही कर लेना सब लोग, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस चीजें, ठीक है। शाम को आपको 1 घंटा लाइव रहना है सब बच्चों को, और इसमें क्या होगा कि आप लोगों को लाइव सेशन से, और जिस बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे उसको एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाएगा, सही है। अब वो किसी भी टीचर से पढ़ सकता है, चाहे फिजिक्स वाले सर को, चाहे केमिस्ट्री वाले सर को, चाहे मुझसे, ठीक है। और क्योंकि लेकिन आपको उसका रिजल्ट देना पड़ेगा। रिजल्ट का मतलब है जो बच्चे टॉप 10 में रहेंगे यहाँ पे टेस्ट में। टेस्ट का मतलब जिस बच्चों का टॉप परफॉर्मेंस रहेगा टेस्ट में, टॉप 10 में रहेंगे। 10 मान लो या 20 मान लो, ऐसे बच्चे 20 बच्चे होंगे जिनके अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज हो सकता है और कुछ भी यहाँ पे लाया जा सकता है उन बच्चों की सहमति से। ऐसे नहीं कोई भी सर उठा के चला जाएगा कि ये करवाओ सर वो करवाओ, सही है। आप लोग, मेन चीज है कि हमें रिजल्ट चाहिए आपसे, तभी तो आपकी बात मानेंगे, या आप सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, ठीक है। और जब आप लोग रिजल्ट आओगे टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आओगे तो आप लोगों का फिर जलवा होगा। चलो जलवा तो नहीं, चलो ऐसा नहीं गुंडे बन जाओगे बेटा। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये मैंने सब पढ़ा दिया था आप लोगों को। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया, पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारा जो है वो है क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या है बेटा? मैंने कहा था जो प्रोटीन होता है उसके कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी, ठीक है। और एक बात और बताऊंगा आपको, अगर आप मेहनत से पढ़ाई करोगे तो उसमें पहली बात तो सब जो हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप लोग अगर अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा तो बेटा ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसा हुआ है, नया नियम आया है, जो अभी वो वहां से नियम आते रहते हैं ना लिस्ट, तो वो हमें दिखाई जाती है क्या क्या नियम आया है। ऐसा भी होता है बेटा, ये भी याद हो सकता है बाद में आप लोग पछतावा करो कि आधे बच्चों को ये सुविधा मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है। ये चीज अभी बता रहा हूँ, सब लोग मेहनत स्टार्ट कर दो, जिससे अगर कोई फ्यूचर में कोई भी क्या करना है, कोई भी उसका फायदा लेना है, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ टॉप 20 वाले बच्चों को बहुत फायदा रहेगा, सही है, जिसका परफॉर्मेंस टॉप 20 में रहेगा। जैसे सपोज जस्ट एग्जांपल, जैसे मान लिया अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है टेस्ट में, हर एक टेस्ट का लिस्ट जाता है ऊपर, ठीक है, लखनऊ तक हर टेस्ट का जाता है आपका कितने नंबर मार्क्स आए, अच्छे बच्चों के जाते हैं, यानी कि अब 100 में वो 720 में से आपको 20 नंबर आए तो नहीं जाएगा। जिसके आ रहे हैं 400 आ रहे हैं टेस्ट में, 500 आ रहे हैं, सही है, या किसी के 600 आ रहे हैं, तो उन बच्चों का टेस्ट का स्लिप हो जाता है पूरा। अगर ऐसा रहा है तो आपको फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि यहाँ पे हमें अवधि में नहीं पढ़ना है, पीलीभीत हमें तो लखनऊ पढ़ना है, तो आपके लिए सुविधाएं भी मिल सकती है फ्यूचर में कि आप चाहो तो लखनऊ अवधि में पढ़ सकते हो, या कोई और आपको लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट, या आप बाहर से आए हो कोई बच्चा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई चलनी चाहिए, तो ये भी हो सकता है, सही है। आप लोग चाहोगे कि डिस्ट्रिक्ट में कोई चलवाओ सर, हम बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर जैसे ये तो मेन ब्रांच हो गई,
इसकी अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा और सपोज मानो कि 2 या 3 बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया, 2 बच्चों ने लिया मान लिया, सही पूरी हफ्ते से, तो आप ये भी करवा सकते हो कि अगली बार को आप सोचो कि हमारे जैसे हर किसी लगता है कि हमारे तहसील में कोचिंग होनी चाहिए, हमारे ब्लॉक में होनी चाहिए, जिससे हमारे गाँव के बच्चे पढ़ाई करें फ्री में, ये कितना अच्छा है। तो आप अपनी इच्छा से ये भी करवा सकते हो। एक मेन ब्रांच से 5 कोचिंग ओपन हो सकती हैं अगर रिजल्ट अच्छा रह रहा है तो। अब सोचो अगर तहसील की जो जिला पीलीभीत जिला है ना, पीलीभीत है, यहाँ पे अगर एक जिला में 5 कोचिंग स्टार्ट हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आप लोगों को जो आप इतनी दूर से आते हो नहीं आओगे जब आपको वही सुविधाएं मिलेंगी पढ़ने के लिए, और ये आपके लिए नहीं, आपके फ्यूचर में जितने भी बच्चे मतलब बच्चे का मतलब भाई बहन है उनके लिए सुविधाएं होंगी, ठीक है। और तो ये सब चीजें तब होंगी जब आप लोग मेहनत करोगे। पूरा खेल क्या है कि आप लोगों को मेहनत, और उसके लिए जब हम इतना करेंगे तो फिर आप क्यों नहीं करोगे। तो अब आपने अगर कसम ही खा ली किताब पे हाथ रख के कि मैं तो नहीं करूंगा चाहे कुछ भी कर लूँ, तो उसके लिए तो फिर कोई इलाज ही नहीं है, सही है। और दूसरा क्या है कि आप लोगों का अगर आपने सोचा है कि यहाँ पढ़ाई करनी तो और आपको क्या चाहिए बताओ। यहाँ पे आपकी क्लास पार्टी लग रही है अकॉर्डिंग टू, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको शाम को आप क्वेश्चन के लिए भी प्रॉब्लम नहीं रही। जो शाम को आपका वीडियो वो होगा उसमें जो बच्चे आएंगे वो खाली डाउट सेशन होगा। डाउट का मतलब होता है आपका कोई भी डाउट हो किसी सब्जेक्ट को लेके या मेनली तो क्वेश्चन के लिए बस, तो सभी बच्चे इसके सारे क्या है क्वेश्चन लगाने लगेंगे, ठीक है। और जो बच्चा एब्सेंट रहेगा उसमें भी या यहाँ पे भी, तो ये भी नियम लगेगा। अभी 2-4 दिन के बाद टेस्ट होता है खाली एक बस, इससे पता लग जाएगा कितने बच्चे कैसा क्या परफॉर्मेंस रह रहा है। उसके बाद जो बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं सबका खत्म, सही रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, ये मीटिंग ये करके इसलिए बता रहा हूँ। मैं शाम को आया था तो मैं पता होगा इसीलिए, और सभी टीचर आए थे तो यही सब बातें हुई थी। तो इसीलिए आप जैसे आज प्रदीप भाई ने किताब सब पीछे की थी इसी चक्कर से कि अगर वो आ गए कोई फ्रेंड्स उन्होंने देख लिया कि किसी बच्चे किताब नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा एक नोट्स भी लेके आओ, कॉपी साथ में बैग में रख के, ठीक है। एक कॉपी और एक किताब, और वो नोट्स आपके ये मतलब नहीं है कि कैसे हैं क्या है, बस नोट्स होनी चाहिए आपका। मतलब थोड़ा हर चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आपके हैंड राइटिंग में लिखा होना चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर में आपको फायदा होगा उससे। आप लोग जो पढ़ते हो घर पे वही लिख लिया करो बस, मेन पॉइंट्स जो होते हैं। जैसे सपोज मानो आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपने हेडिंग डाला, नोट्स बना रहा है, ठीक है। अगर आप उस वाले से भी नहीं बना रहे हो, उसमें भी और लिखा हुआ है, अगर आप वो भी चाह रहे हो कि इतना नहीं लिखना है हमें, तो आप लोग क्या कर सकते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर लिखो, उसके बारे में इसकी शेप कैसी होती है, स्ट्रेट चैन होती है, ऐसे करके आप कहते शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट का मतलब सिंपल भाषा में जो आपके मेन पॉइंट्स होते हैं उनके नोट्स, ठीक है। मैं ये नहीं कराऊंगा 20 पेज लिखो एक चैप्टर में, लेकिन इतने लिख लो कि जो कभी कोई देखे तो आपको सही लगे वो कॉपी, और ऐसी कॉपी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर पुरानी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम बोल सकते हैं कि दोबारा से मॉडिफाइड करो, अच्छी चीज़ों को शॉर्टकट करो, उसके बाद कुछ ऐड करना है वो ऐड करो, वही कॉपी में करते रहो ऐसा, ठीक है। लेकिन होना चाहिए सही बच्चों के पास, ठीक है। चलो अब हम पढ़ाई करते हैं। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 4 स्ट्रक्चर हैं, कौन से 4, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक है टर्सरी, एक है क्वार्टनरी। मैंने कहा था ये किसके स्ट्रक्चर है, प्रोटीन्स के, किसके, प्रोटीन्स के। मैंने कहा था प्रोटीन्स के 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। प्राइमरी का मतलब मैंने बताया था जब जो अमाइनो एसिड होते हैं उनकी जो चैन होती है वो स्ट्रेट चैन हो। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है बेटा, देखो ये तो पता है आप लोगों की प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अमाइनो एसिड की चैन ही तो होती है, और क्या होता है 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। अब जैसे सपोज मानो वेलिन लगा हुआ है, इसके बाद क्या लगा हुआ है, हिस्टीडीन लगा हुआ है, इसके बाद ल्यूसीन लगा हुआ है, एक चैन है ये। अगर स्ट्रेट चैन है तो इसका मतलब वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी। कौन सा होगा, प्राइमरी। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी का मतलब मैंने बताया था हेलिकल स्ट्रक्चर, कैसा बताया था, हेलिकल का मतलब क्या होता है, जैसे डीएनए होता है हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, स्प्रिंग होता है वो कैसा होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, तो वो होता है सेकेंडरी। इसके बाद टर्सरी की बात करें तो यहाँ पे होता है वूलन लाइक, कैसा होता है, वूलन लाइक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टर्सरी 3D डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। मतलब वूलन लाइक का मतलब है कि 3D स्ट्रक्चर होता है, घुमा हुआ होता है, ठीक है। और क्वार्टरी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम बोल सकते हैं ट्यूब लाइक होता है, जैसे आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा 2 अल्फा और 2 बीटा चैन होती है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा है, टर्सरी और एक वो सॉरी क्वार्टरी स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पे लिखा कि टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन, सही है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं किसके, प्रोटीन्स के। अच्छा यहाँ पे एक टर्मिनल होता है, जैसे कि यहाँ पे एक ये बात बेटा यहाँ अंदर करो इसको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो कह रहा है यहाँ पे
कह रहा है लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड द राइट हैंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट अमाइनो एसिड। यानी कि ये कहना चाह रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो होगा वो रिप्रेजेंट क्या करता है, फर्स्ट अमाइनो एसिड, और राइट हैंड कौन सा करता है, लास्ट। जैसे मैंने लिखा मान लिया बेनी, तो ये कौन सा होगा, राइट हैंड हुआ ना, वो लेफ्ट हैंड हुआ तो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड हो गया, और राइट वाला कैसे होगा, लास्ट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो ये तो हमने प्रोटीन बारे में बहुत बार पढ़ा भी दिया। हम लोग स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स। किसे करते हैं, एंजाइम। चलो इसके बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर एंजाइम्स की बात करूं तो मैंने परसों आपको बताया था कुछ चीजें, फिर से बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। बच्चे उस टाइम एब्सेंट थे काफी, आज फिर बता रहे हैं। मैंने कहा था दो चीजें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, एक रहता है हार्मोन्स क्या होते हैं और एंजाइम्स क्या होते हैं। सही है, ये तो रहता है कि हार्मोन्स क्या होते हैं और एंजाइम्स। आप लोगों को लगता है कि ये भैया बहन है एंजाइम और हार्मोन्स, ऐसा कुछ नहीं है। एंजाइम का काम बहुत अलग होता है, हार्मोन्स का काम बिल्कुल अलग होता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत साथ साथ काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंजाइम का काम बिल्कुल अलग है और हार्मोन्स का काम बिल्कुल अलग है। हाँ ये बात सही है, दोनों का सीक्रेशन होता है ग्लैंड से। किससे होता है, लेकिन वो भी ग्लैंड सारी अलग अलग होती हैं। मैंने कहा था आपसे जो एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं उन्हें बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, और जो हार्मोन का सीक्रेशन करती है उन्हें क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। सही है। अगर मैं आपसे कहूँ एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी बॉडी में कहाँ पे है, तो आपको बहुत सारी पता है, पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड, थाइमस, सही है, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो करती हैं हार्मोन्स का सीक्रेशन। एंजाइम का सीक्रेशन करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी करती है। अच्छा ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ये बात समझते हो आप लोग। ग्लैंड का मतलब होता है एक साथ बहुत सारी सेल जो किसी सेम चीज का सीक्रेशन करें, उसे क्या बोलते हैं, ग्लैंड। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टमक में हमारी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी होती है, ऐसी हमारी माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड। अब ये ग्लैंड्स जो होती हैं ये कौन सी होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो क्या करती हैं, एंजाइम का सीक्रेशन। सही है। अगर मैं बात बोलूं हार्मोन्स का, तो मैंने बताया था हार्मोन्स का काम होता है बेटा कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। क्या होता है, कंट्रोल। मतलब हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम जो होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो मैंने बताया था नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम जिसे बोलते हैं अंतःस्रावी पूरा सिस्टम का मतलब तंत्र, जिसमें तुम्हारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ हार्मोनल कंट्रोल। क्या बोल सकता हूँ, जैसे आप लोग किसी चीज को देखते हो, देख रहे हो आप लोग, तो आपको ब्रेन तक खबर जा रही है, आप ब्रेन से एनालाइज कर रहे हो, सही है, ये सब कर रहे हो, तो हमारा हो गया नर्वस सिस्टम का पार्ट। लेकिन उसके बाद जो एक्टिविटी करते हो वो सब किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा। जैसे आपके हार्ट बीट बढ़ गई या आपके अंदर कुछ और चेंजेस हुए, तो वो सब किससे होते हैं, हार्मोन से। तो हार्मोन्स का काम का पूरा चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, लास्ट चैप्टर वही है एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स के बारे में, तो मैं आपको एंजाइम्स के बारे में पहले समझा दे रहा हूँ एंजाइम होते क्या हैं। देखो एंजाइम का मतलब होता है जैसे आपकी बॉडी में आप खाना खाते हो, डाइजेस्ट होते हैं किस द्वारा होता है, एंजाइम्स के द्वारा। आपने जितनी भी बॉडी, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे क्रेब साइकिल हो रही है, प्लांट्स में C3 साइकिल होती है, C4 साइकिल होती है, लाइट रिएक्शन हो रही है, डार्क रिएक्शन हो रही है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सब में कौन इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम। एंजाइम किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि अगर एक एंजाइम में कोई रिएक्शन करवा रहा है तो वही एंजाइम करवाएगा उस रिएक्शन को। जैसे मैंने बताया था कि एंजाइम में क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। क्या होती है बेटा, जैसे आपने की देखी, की चाबी देखी है, उसमें आपने वो खांचे होते हैं। अब वो किसी खांचे जो होते हैं वो किसी ताले के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक। क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि हर चाबी हर ताले में लग जाएगी और हर ताले को ओपन कर देगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसी एंजाइम में क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, जो सबस्ट्रेट होता है उसका और एंजाइम का आपस में फिट होना जरूरी होता है। अगर वो फिट नहीं होंगे तो वो एंजाइम वर्क कैसे करेगा। जैसे मैंने कहा था अगर कोई सबस्ट्रेट मान लीजिए इस शेप का है, किस शेप का है बेटा, इस शेप का है सबस्ट्रेट कोई, अब इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो पता है कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी तो फिट होगा यहाँ पे, बताओ होगा नहीं होगा। अगर ये एंजाइम ऐसा होता तो क्या फिट होता, नहीं होता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक। यानी कि जो एंजाइम जो केमिकल रिएक्शन करवाएगा बेटा वही एंजाइम वही केमिकल रिएक्शन करवाएगा, दूसरा नहीं करवा सकता। अच्छा एंजाइम करवाते क्या है, एंजाइम का काम होता है खाली कि सबस्ट्रेट जो होता है उसको किसमें कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट में, इसमें। और वो इतनी तेज स्पीड बढ़ा देते हैं रिएक्शंस की कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जांपल भी है कि अगर मान लीजिए सपोज जैसे ऐसे मानो कि मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर 1 घंटे में कोई काम, जैसे कोई चीज फॉर्मेशन हो रहा है, 1 घंटे में अगर 1 किलो हो रहा है, और अगर एंजाइम
उसमें लग गया तो एक घंटे में होगा कितना? 10 क्विंटल नहीं, 1 सेकंड में होगा 10 क्विंटल। इतना ज्यादा रिएक्शन रेट बढ़ जाता है, समझ रहे हो? तो एंजाइम किसी भी रिएक्शन रेट के लिए क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, किसी भी रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं। और मैं बोल सकता हूँ ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। क्लियर? एंजाइम के लिए आपको पता है आपकी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, जैसे मैंने कहा था सलाइवरी ग्लैंड होती हैं एंजाइम के लिए, और बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हर सेल के अंदर बन रहे होते हैं, सही है? तो ये बात करें हम लोग एंजाइम्स की, ठीक है? तो आप लोग किताब निकालो बेटा। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन, यानी कि सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट लिखा है, ऑल नहीं लिखा है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है एक का यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे लिखा है देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, जिन्हें क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। क्या बोलते हैं बेटा? कुछ न्यूक्लिक एसिड ऐसे होते हैं जो बिहेव किस तरह करते हैं? एंजाइम की तरह। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं। वो यहाँ पे किताब वो स्टेटमेंट देगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। आप कहोगे यही तो सर ने बोला था, ऑल में डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट में डिफरेंस होता है। ऑल का मतलब होता है सभी, और ऑलमोस्ट का मतलब एक का एक्सेप्शन हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे कह रहा है ऑलमोस्ट, ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट दे देगा, यही लाइन दे देगा, और आप लोग वो भी गलत कर दोगे, क्योंकि आप सोचोगे ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑल नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट। क्लियर हुआ? ठीक है। अगले कह रहा है बेटा वन कैन depict an enzyme by a line diagram. An enzyme like any protein has a primary structure, amino acid sequence of the protein. An enzyme like any protein has the secondary and the tertiary structure. अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स वो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर के नहीं बने होते हैं प्रोटीन के, वो होते हैं सेकेंडरी या फिर टर्सरी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग बताओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा ऐसे, जो सेकेंडरी की बात करें तो कैसा होता है बेटा? हेलिकल होता है। और जो तुम्हारा टर्सरी होता है वो कैसा होता है? बुलन लाइक होता है। तो जब ये ज्यादा घूमे हुए चैन होती हैं तो उसमें एक्टिव साइड ज्यादा होती है। क्या होती है? एक्टिव साइड ज्यादा। एक्टिव साइड का मतलब ये वाली साइड ज्यादा। अब आप लोग बताओ जिस एंजाइम में जितनी ज्यादा एक्टिव साइड होंगी वो एंजाइम उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ये बात समझ में आया? क्योंकि उससे जितनी ज्यादा एक्टिव साइड उतनी ज्यादा उसमें सबस्ट्रेट क्या होंगे? फिट होंगे। और जितनी ज्यादा सबस्ट्रेट फिट होंगे उसका मतलब उसका रिएक्शन रेट उतना ही जल्दी होगा, तेज होगा। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे बेसिकली जो होते हैं टर्सरी, वो सेकेंडरी और कौन सा होना चाहिए? टर्सरी। अगले देखो कह रहा है व्हेन यू लुक एट द टर्सरी स्ट्रक्चर यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चैन फोल्ड upon itself the chain crisscross itself and hence many cervix और बेटा क्या कह रहा है? pockets are made। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे अगर जितनी ज्यादा फोल्डिंग होंगी, क्रॉस का मतलब है तो चैन में जितनी ज्यादा क्या होंगी? फोल्डिंग्स होंगी, उसमें एक्टिव साइड क्या होंगी? उतनी ही ज्यादा होंगी, पॉकेट उतनी ज्यादा बनेंगी, जितनी ज्यादा बनेंगी उतनी ही ज्यादा सबस्ट्रेट में क्या होंगे? फिट होंगे। ठीक है। तो अगले कह रहा है देखो वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइड। अब उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइड। क्लियर? एक्टिव साइड का मतलब खाली इतना है, मैं बार बार बता रहा हूं, जैसे कोई एंजाइम है बेटा, अगर ये कोई एंजाइम है तो इसकी ये क्या हो गई? एक्टिव साइड। क्या हो गई बेटा? एक्टिव साइड का मतलब है जहां पे सबस्ट्रेट फिट होता है, और सबस्ट्रेट अगर फिट नहीं होगा तो वो एंजाइम के वर्क करेगा? बताओ वो कहां से वर्क करेगा? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब सबस्ट्रेट और एक्टिव साइड एंजाइम की दोनों का जो वो होता है कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिट होनी चाहिए। ठीक है। अगले देखो कह रहा है बेटा एन एक्टिव साइड। अब अगले ये लिखा होगा ऑफ एन एंजाइम इज अ पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट क्या होता है? इसमें फिट। सबस्ट्रेट क्या होता है? फिट होता है। ठीक है। कह रहा है 10 एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइड कैटालाइज रिएक्शन एट अ हाई रेट। और अगर ये एक्टिव साइड क्या हो रहा है? जितनी ज्यादा एक्टिव साइड होगी उससे कैटालाइजिंग का मतलब होता है उसकी क्षमता जो होती है यानी काम करने की वो उतनी ज्यादा क्या होगी? हाई होगी। तो एंजाइम वो ज्यादा अच्छा होता है जिसमें एक्टिव साइड ज्यादा हो। क्लियर हुआ? ठीक है। अगली कह रहा है बेटा कैटालाइज रिएक्शन एट हाई रेट एंजाइम कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालाइज इन मेनी वे बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन। इनऑर्गेनिक कैटालाइज वर्क एफिशिएंसी एट हाई टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर व्हाइल एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेंपरेचर। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, इधर देखो मैं ये बोलूंगा, यहाँ पे जो लिखा है वो पहले समझो मेरी बात। कोई भी एंजाइम होता है, सही है, कोई भी एंजाइम होगा उसका एक ऑप्टिमम लेवल होता है। ऑप्टिमम लेवल का मतलब है कि कोई एंजाइम का अगर ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग मैक्सिमम वर्क करें, वो उसका क्या होता है? ऑप्टिमम। जैसे आपके आप हो, आपका बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, कितने होता है? 37। अब आप लोग बताओ आपकी बॉडी जो वर्क करेगी वो कौन से
कितने टेम्परेचर सही करेगी? इतनी पे 37 पे, क्योंकि ना तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी ना बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन आपका जो एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो लगभग होता है 25। कितना होता है बेटा? 25। यानी कि हमारा अगर 25 टेम्परेचर है यहाँ पे तो हमारा हम बेस्ट वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो अंदर मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी के वो सबसे अच्छा होगा। अब आप लोग सोचो बेटा, अब आप लोग क्या गए, आप लोग आ गए 50 डिग्री पे, तो क्या आप कर पाओगे वर्क? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी सही से, और जब वो नहीं होगी तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपका क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। या फिर 25 से कम हो गया, 5 हो गया, तब भी आपका क्या होगा? एंजाइम सही से वर्क नहीं कर पाएंगे। और जब आपकी बॉडी में एंजाइम सही से वर्क ही नहीं कर पाएंगे तो आपकी बॉडी में क्या कोई रिएक्शन होगा केमिकल? हो ही नहीं पाएगा, और होगा नहीं तो यही तो होते हैं, बीमार हो जाते हैं कोई। ठीक है भाई, आप लोग बताओ, आप लोगों को फीवर आता है? क्या आता है? फीवर आता है। अब आप लोग ऐसे समझो, फीवर में क्या होता है बताओ? ठंड लगती है। ठंड क्यों लगती है ये बताऊंगा। आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आप लोग बताओ कि आपके एंजाइम्स जो होंगे वो सही से वर्क करेंगे? नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे इसीलिए आपको क्या लगेगी? बहुत सारी कमजोरी। आप कुछ भी खा लेना लेकिन आपको लगेगा कि पच ही नहीं रहा है, यानी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमें एनर्जी नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही आपने देखा होगा, इसके और भी रीजन होते हैं। जैसे मैंने कहा था, जहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो बाइंड होता है ऑक्सीजन से, वहां पे भी टेम्परेचर सही होना चाहिए। आपने देखा होगा जब आप फीवर आता है तो आप लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आप सांस लेते हो लेकिन आपको लगता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की क्या रह रही है? कमी। तभी तो आप करते नहीं अलग टाइप की आवाज निकालते हो। अरे होता नहीं, जब ज्यादा तेज फीवर आ जाता है तो मम्मी पास में बैठी तो और तेज करने लगते हो। क्या करते हो? सांस लेते नहीं हो? अरे सबको आया होगा, सबको पता होगा, क्योंकि मैं सुना, मेरे सुना है, सब लोगों को पता होगा। तो आपने देखा होगा कि वो हम क्यों करते हैं, वो हमारा रीजन है, हम अपने आप से नहीं करते हैं। ऐसा होता है बेटा, जब हीमोग्लोबिन हमारा बाइंड होता है ऑक्सीजन से, कहाँ पे? एल्वेलाई वाली साइड पे। आप लोग सांस ले रहे हो, आपका जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रहा है? लंग्स में। लंग्स में क्या होते हैं? एल्वेलाई। कहाँ होते हैं? और एल्वेलाई वाली साइड को बोलते हैं, जो प्राइमरी साइड होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, यानी कि ब्लड से CO2 ले ली जाएगी और एल्वेलाई से O2 ले ली जाएगी। ठीक है। अब जब ये ऑक्सीजन होती है हमारे किससे बाइंड होती है? हीमोग्लोबिन से। किससे होती है? ध्यान रखना, वहां पे टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो जो हीमोग्लोबिन होगा वो सैचुरेशन ही नहीं होगा, मतलब हीमोग्लोबिन बाइंड ही नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन को। और जब वो बाइंड नहीं करेगा तो आपके सेल में ऑक्सीजन जाएगी नहीं, और जाएगी नहीं तो इसका मतलब क्या है? कि आपके अंदर एनर्जी की हमेशा कमी रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपको फूड का क्या नहीं होगा? ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्रीप साइकिल नहीं होगी। जब ये नहीं होगा तो आपके अंदर क्या रहेगा? ATP की कमी। इसीलिए आपको कमजोरी लगती है फीवर में। समझ गए आप लोग? और दूसरा क्या काम होता है कि हमारे एंजाइम्स भी वर्क करना बंद कर देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाते। इसीलिए आप लोग अपना पूरा ध्यान या फोकस या फिर कोई बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टेम्परेचर ये बहुत डिपेंड करता है, और वो एंजाइम्स के लिए तो खास कर करता है। एक बात और बताएं आपको बेटा, एंजाइम्स क्या होते हैं? अगर टेम्परेचर कम दो, जैसे कोई एंजाइम है, क्या है बेटा, उसको अगर टेम्परेचर तुम कम दोगे, क्या दोगे? कम, तो ये होते हैं इनएक्टिव। क्या होते हैं? इनएक्टिव। और अगर एंजाइम को टेम्परेचर क्या करोगे? ज्यादा दोगे, तो ये होते हैं डीनेचर। क्या होते हैं? डीनेचर का मतलब होता है कि एंजाइम अभी दोबारा वर्क नहीं करेगा, और इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। आप लोग फ्रिज में खाना रखते हो तो उसमें खाना बेकार क्यों नहीं होता है? उसका रीजन ये तो होता है कि फ्रिज का टेम्परेचर बहुत कम होता है, और जब कम होगा तो बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे होंगे वो बैक्टीरिया वहां ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ग्रो नहीं कर पाएंगे इसका मतलब क्या होगा? खाना बेकार ही नहीं होगा। लेकिन उसके जो एंजाइम्स हैं वो खाली इनएक्टिव हुए। ध्यान रखा, जब भी आप फ्रिज से बाहर निकालोगे आधे घंटे बाद बेकार हो जाएगा खाना, क्योंकि वो फिर से क्या हो जाएंगे? एक्टिव। और जब एक्टिव होंगे तो खाना क्या हो जाएगा? अगर आपने खा लिया तो ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे हमारे एक हम बोल सकते हैं इम्यूनिटी पावर होती है। सही है। जैसे आपका एसिड हो गया HCl, इसके बाद सलाइवा में होता है क्या? लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो खाना को हमारे क्या करती हैं? वो उनको सर्वाइव नहीं होने देती बाद में। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा इम्यूनिटी कमजोर हुआ तो आप वो खाना खा के क्या हो जाओगे? बीमार। समझ गए?
इसीलिए फ्रिज का खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। खाना को डॉक्टर होता है पानी पीने के लिए कैसा कहता है बताओ, ठंडा क्यों नहीं कहता, गर्म कहता है। गर्म इसीलिए कहता है कि पानी उबालोगे तुम तो जो एंजाइम होंगे बैक्टीरिया के वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर। कैसे हो जाएंगे, और डीनेचर जाएंगे, इसका मतलब द्वारा बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है, लेकिन एक बात और सुनना, अगर आप सोच रहे हो कि सर तो क्या ये हम जाते हैं पोलो की तरफ, वहां हमेशा ठंड रहता है, सही है, टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, तो क्या वहां बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते, करते हैं, वहां भी करते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, अलग होते हैं। यानी कि यहाँ के बैक्टीरिया अलग हो, वहां के बैक्टीरिया अलग। ये ऐसा ही हिसाब होता है जैसे यहाँ की स्पीशीज और वहाँ की स्पीशीज क्या होती है, अलग अलग। जैसे प्लांट्स की हो गई बहुत सारी स्पीशीज जो यहाँ नहीं होती है, वहाँ होती है, वहाँ नहीं होती, यहाँ होती है, ठीक है, यही कारण है। अगले देखो, अब ये कह रहा है डैमेज, अगर ये वाइल एंजाइम का डैमेज एट हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर तुम 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, डैमेज। डैमेज का मतलब बेकार हो जाएंगे। हाउएवर एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जैसे हॉट बैंड हो गया, सल्फर स्प्रिंग्स हो गए, आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर अप टू 80 से 90 डिग्री। आपने जब मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, बैक्टीरिया, तो मैंने वहां बताया था बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं। एक कौन से होते हैं, जो साल्ट एरिया में रहते हैं, एक ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रहते हैं, और एक ऐसे रहते हैं जो गट में रहते हैं, किसके, मीथानोलस, ठीक है। आप लोग बताओ उनको क्या बोलते हैं जो गर्म जगह पे रहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स तो बोलते हैं, और ये कौन से थे, साल्ट एरिया में हेलोफिल्स, ठीक है। तो थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया होते हैं, उनका ऑप्टिमम लेवल ही होता है 80 से 90 डिग्री, और वो वहां पे सर्वाइव आराम से करते रहते हैं। लेकिन अगर ह्यूमंस होगा वो सर्वाइव वहां पे नहीं कर पाएगा। कह रहा है थर्मल स्टेबिलिटी दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। अब इनका एंजाइम अगर तुम सोचो हाई डिग्री पे कोई बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर रहा है, अगर उससे कोई एंजाइम हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका मतलब वो फायदा होगा, अगर लो टेम्परेचर जाएंगे तब भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा ये बात समझ गए आप लोग एंजाइम का। तो साथ साथ ध्यान रखना, अगर आप एक बार और कहूंगा आपको, वैसे अगले बताता हूं, चलो बता दे रहा हूं। कोई भी एंजाइम होता है, क्या होता है, कोई भी अगर एंजाइम होता है, सही है, क्या बता रहा था मैं, हाँ एंजाइम बता रहा था, ठीक है। एंजाइम का अगर ऑप्टिमम लेवल मान लीजिए 40 डिग्री है, कितना है बेटा, 40 डिग्री है, सही है, 40 डिग्री है। अगर इससे तुम 10 डिग्री कम कर दो, ये 10 डिग्री बढ़ा दो, एंजाइम का जो एफिशिएंसी होता है वो आधा हो जाता है। सोचो इतना बड़ा इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, आधा आधा को जानते हो, अगर कोई एंजाइम है काम वर्क कर रहा है कि मतलब 100% से वो कितने पा जाएगा, 50% पे, खाली 10 डिग्री ज्यादा होने से या कम होने से। और मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये बात कि टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, अगर ऑप्टिमम पे ऐसे वर्क कर रहा है तो इसका मतलब तुम बढ़ाओगे, टेम्परेचर कम करो, हमेशा एंजाइम एफिशिएंसी क्या होगी, कम, और वो भी कितनी हो जाएगी, आधी। ये क्वेश्चन नीट में आया था एक बार, 10 डिग्री खाली, हम लोगों को पता नहीं लग पाता है क्योंकि हम लोग हमेशा घूमते रहते हैं, कभी गर्मी में कभी ठंड में कभी कुछ, ठीक है, हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो लोग कहते हैं एकदम, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं एक्यूरेट टेम्परेचर रहते हैं, मतलब जैसे सेलिब्रिटी हो गए या फिर कुछ अच्छे घर से हो गए बच्चे, वो क्या है बच्चे तो नहीं बोलूंगा, जो अच्छे लोग होते हैं और हाई सोसाइटी के, आपने देखा वो घर में तो एसी लगी हुई है, सही है, कार में बैठे तो वहां भी एसी, ऑफिस में गए वहां भी एसी, सही है। उन लोगों का इतना ज्यादा वो इसी पे डिपेंड हो जाते हैं कि अगर उन्हें एक बार खाली यहाँ पे खड़ा कर दो बस, उनकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तुरंत, मतलब वो बीमार हो जाएंगे। और एक बात और बताऊं, अगर आप लोग ये सोचते हो कि जो लोग एसी में रहते हैं उन्हें गर्मी में पसंद नहीं है, या फिर वो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, हीरोगिरी रईसी दिखा रहा है, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका वो जो सेटअप होता है बॉडी का वो वैसे ही हो जाता है। आप लोग जैसे आप लोग अभी बैठे हो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप लोग 5 दिन खाली 5 दिन आप लोग हर 6 घंटे एसी में रहना, 5 दिन, मैं आप 6ठे दिन बिना एसी के रह नहीं पाओगे, ये हकीकत है। और आपने अगर महसूस किया हो तो आपको पता होगा, होता है, आप लोगों को रही नहीं मिले, मतलब आपको अंदर से लगेगा यार पता नहीं क्या कमी रह रही है हमेशा। और आप लोग नॉर्मल जैसे आपको एसी में निकलता है तो उसे बाहर इतनी गर्मी लगती है कि बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ये लोग जो बाहर घूम रहे हैं रह कैसे रहे हैं। और जब हम लोग नॉर्मल रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका एंजाइम्स का जो वो होता है ये
काम करने का तरीका होता है वो उसी तरह ढल जाता है बिल्कुल। और जब उन्हें ऐसी वैसी नहीं जो होगा तो उसका मतलब उसका वो काम नहीं कर पाएंगे। समझ गए? और ये रियलिटी होती है बिल्कुल, आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा। ये जैसे कहीं एसी में बैठे 2 घंटे और बाहर निकले तो ऐसा लग रहा है जैसे आग लग रही है शरीर में, ऐसा लगता है। और इतना गर्मी क्यों बढ़ गया? और वैसे हमेशा इतनी गर्मी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मल। सही है, ये वो होता है। या फिर जो कार से घूमते हैं, आपने देखा होगा कार में एसी लगा होता है, तो तुम दोपहर में चल रहे हो तो मजा आ रहा है, और जैसे ही तुम कार में निकलोगे यार मर गए। और फिर इसके बाद अगर चलाना पड़ जाए बाइक तो तुम्हें कभी नहीं चला पाओगे, और हमेशा बाइक चलाना तो फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी चलाओ। ठीक है, चलो बेटा इधर सही है, इधर ये क्लियर हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि टेम्परेचर का जो एंजाइम का टेम्परेचर का होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ाने से घटाने से एंजाइम की हमेशा एक्टिविटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये कह रहा है केमिकल रिएक्शन, क्या कह रहा है? अब ये यहाँ पे क्या समझाएगा, देखो यहाँ पे ये समझाएगा। अच्छा ये बताओ, ये रेट लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा है प्रोडक्ट बटे टाइम लिखा है ना, टी, ये तो लिखा है, सही है। अब ये बताओ रेट को अगर हमें डिसाइड करना है तो देखो वो मैं वैसे अगले बताऊंगा आपको। रेट को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट के और साथ में इसकी भी बहुत ज्यादा क्या होती है, जरूरत होती है। जैसे जो प्रोडक्ट है उसकी एफिशिएंसी तुम बढ़ाओगे, वो सबस्ट्रेट की वो बढ़ाओगे क्या, एक मतलब क्वांटिटी, तो जो रिएक्शन रेट होता है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक, और उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन आप लोग रेट निकालोगे तो सिंपल सा है कि प्रोडक्ट बटे टाइम, ये किसी भी टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है भाई क्या कहलाएगा, उसका रेट क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा इधर देखो, कह रहा है हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो 2 टाइप ऑफ चेंज, या फिजिकल चेंज होता है और एक कौन सा होता है बेटा, केमिकल। अच्छा फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, फिजिकली चेंज होना, सही, सबस्ट्रेट में प्रोडक्ट का बनना, और एक होता है केमिकली चेंज होना, सही है। हाँ, अगले कह रहा है अनदर फिजिकल प्रोसेस चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। जैसे आपने देखा होगा वाटर होता है उससे क्या बन जाता है, वो सॉरी बर्फ होता है उससे क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। वो कैसा होता है, फिजिकल। हाँ सही, केमिस्ट्री आ रहा है। व्हेन वाटर बिकम अ वेपर, दीज आर आल्सो फिजिकल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, सिंपल बात है, आपको पता होगा ये फिजिकल प्रोसेस है, सही है। However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. अगर कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और उससे नया बन रहा है तो वो क्या होगा, केमिकल प्रोसेस। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाई है, H2SO4 है, इसे क्या बोलते हैं बताओ कौन भाई, सब लोग रुक जाओ, इससे मुझे क्या बताएगा। H2SO4 आपने बहुत नाइन से सुना होगा, इसका फॉर्मूला है, तुम चारों किसी को पता है ये H2SO4 क्या है, पता है तुम्हें? चलो मुझे शांत रहना, वो पूछ लूंगा बात। अब तुमने इतना बोल दिया, सबको पता ही लग गया, क्या है बताना, सल्फर ऑक्साइड। अरे रुको अभी रुक जाओ, तुम बताना विशेष बता पहले, ये बता H2SO4 क्या होता है। ए शांत रहना, बोलो मत कोई, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी किसने बताया थे, अभी तुम क्या कर रहा था उससे पहले, हाइड्रोजन सल्फर बोल रहा था ना। चलो इधर के बच्चों ने नहीं सुना है अभी, ये रुक जाओ बेटा, तुम बताना ये क्या, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम तुम्हारा, प्रियंका, बैठ जाओ। और तुम बताओ क्या है ये, तुम तुम्हारा नाम क्या, भावना। H2SO4 क्या होता है, अभी रुक जाओ, अभी इन बच्चों को इधर पढ़ने नहीं पड़ी, इसने क्या बताया था, इसीलिए पूछ रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा। हाँ क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक क्या है बेटा, अगर आपको ये नहीं पता फिर तुम कैसे करके पढ़ाई कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। फिर आप लोग सोचते हो कि टीचर का दोस्त है या हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कैसे समझ में आएगा। H2SO4 आपको नहीं पता बताओ, और ये तो मुझे लग रहा है 9 से पढ़ते होगे आप लोग, रटाया जाता है फॉर्मूला H2SO4। चलो ठीक है, ये बन गया यहाँ से, देखो BaOH2 था, H2SO4 का रिएक्शन करवाइए, बन गया BaSO4, और वाटर क्या हो गया, 2 वाटर। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कैसी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब देखो बेटा कह रहा है
काम, हाँ, एग्जाम्पल इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। आप बताओ बेटा, स्टार्च टूटता है किसमें? ग्लूकोज में, तो इसका मतलब वो क्या है? रिएक्शन है केमिकल। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, भाई उसका क्या होता है? रेट होता है, रिएक्शन रेट। और कह रहा है इट कैन बी एक्सप्रेस एज, आप लोग लिख सकते हो आराम से, रेट इक्वल टू प्रोडक्ट बटे टाइम, यानी कि इतने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है सब स्टेट से, भाई तो होगा उसका रिएक्शन का रेट। समझ गए? ठीक है। अगले जो बेटा आप लोग पूछा करो, आप लोग पूछते नहीं हो बिल्कुल। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो आप पूछो, मैं पूछ देता हूँ। उसका मतलब इससे पता लगता है कि आप लोग अभी भी बहुत सही से नहीं पढ़ पा रहे हो, और जब तक आप सही से पढ़ोगे नहीं तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा? सही है, आप अपने आप को एक्टिव रखो थोड़ा। एक्टिव का मतलब है देखो एक ही तरीका होता है खाली। आप लोगों को अगर कुछ करना ही है तो बता रहा हूँ, नहीं करना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। आप लोग सीखना ही है। आपने कसम खा ली है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब मुझे बनना ही बनना है डॉक्टर, और वो आपने एक सुना होगा करत करत अभ्यास के, सुना है? किसको याद है पूरा? करत करत अभ्यास के जन्म तो सुजान, और वो होता नहीं है वो पानी से सींचते वो कुएं पे क्या बन जाते हैं? निशान। हाँ, किसको याद है? तुम बताना कैसे याद है? ये किसी को याद नहीं है। उनका कहना होता है अभ्यास करते, अभ्यास का दम वो होता है लाइफ में, अभ्यास करते करते मतलब कि एक आपने वो जो होता है रस्सी से पानी निकाला जाता है, होता है जो घड़े से पानी निकालते हैं, तो वो कहता है कि जो घड़े से, हाँ वो ऐसा पहले होता नहीं था, वो वाल्टी यार कुएं से पानी निकाला जाता है। मैं कह रहा हूँ घड़े से, ये देखो अरे बोलो मत। तो आपने देखा वो रस्सी होती है, रस्सी वो बेटा उस सीमेंट को भी काट देती है, उस पे निशान पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये किसका बल होता है? अभ्यास का। तो वही बात है कि आप लोग अभ्यास कितना कर रहे हो डिपेंड करता है। अगर मैं एक बात और बताऊं, एक सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे थोड़ा एडवांस रहना है, एडवांस में जानते हो क्लास में पूरा फोकस रखना है, वो कैसे रख सकते हो? सबसे अच्छा तरीका होता है जो आपको मैं आज पढ़ाऊंगा, अगर जो थोड़े से कमजोर बच्चे हैं उनका काम होता कि वो आज पहले पढ़ के आते एक बार, फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट होता रहता है। जैसे आपने सपोज ये चैप्टर है, अब आपको बताया आज फिनिश होगा मान लिया, तो आप लोग ये चैप्टर घर से ही फिनिश करके आते हैं 1 घंटा बैठ के एनसीईआरटी खोल के। अब आपको क्या होता, देखो पहली बार तो आपको ये पता लगता कि मेरे डॉट कहाँ आ रहा है, यहाँ रहा, यहाँ रहा, सारे डॉट होंगे आपको मान लिया। लेकिन जब आप पढ़ाई करते तो आपका फोकस बिल्कुल यहाँ पे रहता। हम लोग चीजों को पता है जोड़ नहीं पाते। जैसे आपने मूवी देखते हो आप लोग, अगर मैं आपको बीच में से मूवी दिखाऊं, या मैं क्या करूं कि ये पार्ट निकाल दूं, ये पार्ट निकाल दूं, क्या आप समझ पाओगे? नहीं, मूवी नहीं समझ पाओगे ना। यहाँ तक कि आप जब मूवी देखते हो तो वहां तो सॉन्ग निकालते हुए अगर इतनी सी फिल्म निकल जाए तो सॉन्ग तो सुन लेंगे, लेकिन फिल्म नहीं निकलनी चाहिए। मतलब अगर वो निकल गई तो हमें पता कर। मैं तो कभी कभी मूवी देखता हूँ, बहुत कम। तो मैं सबसे पहले तो पता है इतना सा ध्यान रखता हूँ कि वो जो नाम होता है हीरो का, वो ध्यान सुनता हूँ, क्या नाम बताया, मैं भूल ना जाऊँ कि मैं देख के आ रहा हूँ, मतलब क्या ये कह रहा है, क्या स्टोरी चल रही है। तो समझने के लिए वहां पे कितना मेहनत करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग कैसे चल जाएगा बेटा कि अगर आपको एक दिन नहीं पढ़े तो फिर 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन नहीं पढ़े 4 दिन पढ़ लिए, अगर ऐसे पढ़ोगे तो कैसे समझ में आ जाएगा आप बताओ। और यही तो आज आपकी जंजीर जो है वो टूटी हुई है स्टार्टिंग से। आपने 9th में भी किया होगा, हाई स्कूल में भी किया होगा, फोकस नहीं किया, इसके बाद फर्स्ट ईयर में किया, 12th में आप नीट में भी करोगे तो कैसे काम चलेगा? सही है, एक बार आप लोग फोकस होकर पढ़ाई कर लो बस। और उसका सिंपल तरीका होता है डेली पढ़ाई करना। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और इसका कोई तरीका नहीं है। जो बच्चा डेली पढ़ाई नहीं करेगा वो कमजोर रहेगा, ये ध्यान रखना। जो बच्चा डेली पढ़ाई नहीं करेगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका ये आपका समझ लो फर्ज है कि अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 6 घंटे करना ही करना है आप लोगों पर डे। और अगर आप इतना कर पाओगे तो बेटा आपको क्लास में बैठते हुए ही अलग मजा आएगा। आपको तो समझ में आएगा कि सर जो पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, और कैसे पढ़ा रहा है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ऐसा तो बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे लग रहा होगा यार चल तो रहा है खाली, बस देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड बैठे बैठे तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग बेटा कम से कम 6 घंटे पढ़ के आएगा घर से। और जिस दिन जिस बच्चे ने 6 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, वो अपने अंदर खुद के अंदर देखना चेंज कितने आ रहे हैं हमारे अंदर। बेटा आपको एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि आप लोग जो दोस्ती निभाते हो ना, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा वो है, ये मेरा ये है, ठीक है,
आपको सबसे नफरत हो जाएगी हैं? मतलब क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मेरा लक्ष्य खाली बस क्या है, डॉक्टर बनना, और कोई लक्ष्य नहीं है। आप लोग दोस्ती उस्ती निभाते हो सब बंद हो जाएगी, ठीक है, समझ नहीं पड़ता हैं? मेरा दोस्त, हाँ मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ। खाली पता है कब करता हूँ, जब मेरे पास टाइम, जैसे अभी मैंने फोन काटा दोस्त का ही था, घर का फोन नहीं काटता हूँ। वो गालियाँ देते हैं मुझे, बहुत देते हैं, ये काफी देता है अब मेरी आदत बन गई है सुनने की, क्या करूँ बताओ। अब मेरा नेचर ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मेरा नेचर ऐसा है बेटा, ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ यहाँ पढ़ा रहा हूँ तब मैं ऐसा कर रहा हूँ, फोन काट रहा हूँ। अगर मेरा कोई पर्सनल काम है, जैसे मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, या मैं मेरा जैसे मन ये है सॉन्ग सुन रहा हूँ मैं ऑफिस में बैठ के, किसी का भी फोन आया फोन नहीं उठाऊंगा, जब मुझे लगेगा अब उठाना चाहिए चलो तो उठाता हूँ। खाली एक चीज है, मतलब एक होता नहीं है कि अपना एक वो होता है ना कि जैसे मेरा एक और वो है कि मैं नया नंबर कभी रिसीव करता हूँ, बहुत मुझे लगता है कि यार कर लो, पता नहीं कौन है जा रहा, तो कर लेता हूँ नया नंबर, वरना मैं सेव होता है वही रिसीव करता हूँ। चलो कोई चीज होती है तुम्हें मतलब नहीं ये देखो क्या कह रहा है, हाँ हो जाता है भाई। मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, देखो जब भी जाता हूँ मुझे पता है मिलना तो होता है, दोस्त दोस्ती होते हैं, तो हम पहले से हाथ जोड़ के जाता हूँ। मुझे पता है 100 गालियाँ देंगे, उसके बाद बात करेंगे, अपना काम होगा तभी जाएंगे, वरना नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं, वैसे उन्हें मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कर सकता ना, मेरा काम मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ बोल रहा हूँ, तो वो है। इधर देखो उन सबको पता है कंडीशन। बेटा देखो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है वाटर, और क्या बन गया कार्बोनिक एसिड, और ये एंजाइम कौन सा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। चलो आप लोग इधर आ जाओ। अरे यहाँ पे क्या समझा रहा है पहले समझ लो। यहाँ पे देखो कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से कह रहा है बेटा इन द अब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो विद अबाउट, अब देखो कितना अच्छा बात बता रहा है, कह रहा है 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 being formed in and 1 hour, यानी कि 1 घंटे में कितने बन रहे हैं विदाउट एंजाइम 200 मॉलिक्यूल, मतलब 1 घंटे में कितने बन रहे हैं बेटा 200 मॉलिक्यूल। अब देखो अगले क्या कह रहा है, however by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase। अब ये कह रहा है रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली विद अबाउट, ये कितना लिखा है 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म एवरी सेकंड। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया मतलब, 1 सेकंड में कितना बनने लगा 6 लाख। अब आप लोग सोचो इतना एंजाइम का डिफरेंस होता है, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल और फिर 1 सेकंड में कितने 6 लाख। 1 घंटे में सोचो कितने बनेंगे, तो इतना किसी एंजाइम के आने से रिएक्शन रेट इतना बढ़ जाता है। तभी तो मैं कह रहा था कि जो आज आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ये आपकी बॉडी में आज जो एनर्जी मिली आज खाने से, अगर एंजाइम ना हो तो वो एनर्जी मिलेगा 10 साल बाद मिलेगी जो आज खाना खाओगे उसकी। क्योंकि सोचो तो आप लोग कितना डिफरेंस है, 1 घंटे में कितना हो रहा है 200 मॉलिक्यूल, और जब एंजाइम है तो कितना हो रहा है 1 सेकंड में 6 लाख। अभी कह रहा है द एंजाइम हैज एक्सीलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम। सोचो कितना बढ़ा देता है, 10 मिलियन टाइम बढ़ा देता है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख और 10 कितना बढ़ा है 10 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन ज्यादा रेट बढ़ा देता है कोई भी एंजाइम जब प्रेजेंट होता है तब। क्लियर? इसीलिए बेटा इनको बोलते हैं कैटालाइज। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड, यानी कि इसकी कोई हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। समझो, समझ गए? तो एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। ठीक है, ये काम किसका होता है एंजाइम का। अगले कह रहा है बेटा, अब देखो ये यहाँ पे बोल रहा है देयर आर थाउजेंड ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम्स ईच कैटालाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। आपको पता है हमारे आपकी बॉडी में पता नहीं कितनी सारी रिएक्शंस हो रही हैं, सही है, लगातार रिएक्शन हो रही है। आप खाना खा रहे हो, अपना खाना ब्रेक डाउन हो रहा है, क्रेब साइकिल चल रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और मैंने कहा था हर एंजाइम के लिए, हर रिएक्शन के लिए हर एंजाइम क्या होता है यूनिक। क्या होता है यूनिक। जो एंजाइम जिस केमिकल रिएक्शन को करवाएगा वो एंजाइम उसी केमिकल रिएक्शंस को करवाएगा, दूसरा कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या है, अब मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक
पाथवे। जैसे यहाँ पे कह रहा है ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, इसे क्या बोलते हैं बताओ? इस साइकिल को ग्लाइकोलाइसिस क्या बोलते हैं? लिख लो टाइम ना बताओ, बकायदा आपको पता होगा। कह रहा है ये एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे इन व्हिच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम। आपको पता होगा 10 स्टेप प्रोसेस होती है। कौन सी? अरे कदो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ये टूटता है पहले किसमें? किसमें टूटता है बेटा? पायरुविक एसिड में। और इसके कितने मॉलिक्यूल होते हैं? दो बनते हैं। तो यहाँ पे 10 स्टेप प्रोसेस होती है और 10 स्टेप में यहाँ पे एंजाइम कितने खर्च होते हैं? 10। इसका मतलब ये हुआ डिफरेंट स्टेप में डिफरेंट एंजाइम्स होता है। ठीक है, अगले देखो। और कह रहा है थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 12 यू विल स्टडी दीस रिएक्शंस। अब ये कह रहा है कि जब आप लोग रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये पढ़ाया जाएगा आपको ग्लाइकोलाइसिस। वैसे मैं आपको बता चुका हूं ना एक बार? बताया था मैंने बेटा, आपको बताया था ना? सब बच्चे भूल गए। मैंने रेस्पिरेशन के बारे में बताया था ना? मैंने क्या कहा था? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना यानी ऑक्सीडाइज होना और हमें क्या मिलना? एटीपी। वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब कभी ये नहीं होता कि ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना, वो तो ब्रीथिंग होता है। समझ गए? तो यहाँ पे बेटा रेस्पिरेशन मैंने कहा था एक तो होता है तुम्हारा क्या? ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है बेटा? और ये सब में सेम होता है, प्लांट हुआ चाहे वो एनिमल्स हुआ। और दूसरा आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया के पास यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। क्या होता है? इसीलिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, जिससे हमें क्या मिलते हैं? एटीपी। यानी कि एक ग्लूकोज से कितने एटीपी मिलते हैं? 38। कितने मिलते हैं? 38। सबको बताइए सब? ठीक है बेटा, यहाँ पे कह रहा है 12 क्लास को सॉरी एक चैप्टर 12 में पढ़ोगे और हम लोग पढ़ेंगे जब तब पढ़ेंगे। ठीक है, अगले आ जाओ। अब ये वही समझा रहा है एनारोबिक कंडीशन एरोबिक कंडीशन। मैं आपको ये बहुत बार बता चुका हूँ। एनारोबिक का मतलब क्या होता है बेटा? विदाउट ऑक्सीजन। और एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन होगी। अब दूसरी बात सुनो, रेस्पिरेशन हमेशा 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा? एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब उस रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं? एरोबिक। और जब विदाउट ऑक्सीजन होता है तो क्या बोलते हैं? अब ये कब होगा? जब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। क्या नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसके पास कौन सा होता है? एनारोबिक। दूसरी बात हमारे अंदर भी होता है एनारोबिक। जब आप कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हो, आप जैसे आप नॉर्मली रेस लगाने चले गए एकदम, या आप लोग अभी तक कोई वर्क नहीं कर रहे थे और आज आप चले गए जिम, अब वहां पे आपने 20 किलो के उठा लिए डंबल, तो क्या होगा? वहां पे बॉडी को जरूरत पड़ेगी किसकी? एनर्जी की ना, एनर्जी की। और एनर्जी होने के लिए वो क्या करने लगता है? एनारोबिक ब्रेकडाउन। और वहां पे बन जाता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है बेटा? और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है तो तभी तो हमारे बोन्स में क्या होता है? दर्द। लेकिन जब हम डेली जिम जाने लगते हैं उसके बाद हल्के हल्के दर्द कैसे हो जाता है? सही। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की नीड की जो होती है वो से पता लग जाता है कितना एनर्जी चाहिए। समझ गए आप लोग? तो एनारोबिक का मतलब क्या होता है? लेकिन बॉडी को भी देखो, एक बार बताओ, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको सपोज मानो बहुत जरूरत है किसी चीज की, सही है, होता नहीं है, जैसे रुपए की जरूरत है बहुत ज्यादा, तो आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि अरे इससे अच्छा कुछ ना मिल रहा है, तो वैसे आप तुमने दोस्त को फोन किया भाई 500 बढ़ा दे, अब वो कह रहा है यार 500 नहीं, मेरे पास 50 है, तो तुम कहते हो चल 50 ही डाल दे। इसका मतलब कुछ नहीं है तो कुछ तो काम चल जाए, 85 से काम चला दें। सही है, ऐसे बहुत लोग होते हैं। जैसे हम देखा वो कहते हैं यार 200 300 बढ़ा दिए, तुमने कहा यार इसको भेजा है 15 रुपए बढ़े, तो कहते 14 डाल दे। पता नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नीड होती है, लड़कियां ऐसा नहीं करती है, बात कम करो, लड़के करते हैं, तो मुझे पता होगा मेरे कारण पता नहीं, तुझे नहीं पता है चेक। अरे मैं चेक क्यों करूँ बेटा? अच्छा ठीक ठीक, नहीं है क्यों नहीं है कॉल, इधर देखो चलो कोई बात नहीं बेटा, इधर देखो कॉल करना, ठीक है? चलो वो ऐसे मजाक करो, इधर आओ। नहीं ऐसा नहीं है, इधर मैंने क्या बोला? एरोबिक और एनारोबिक। अच्छा ये बताओ, एनारोबिक से एक तो बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है बेटा?
एक एल्कोहल भी तो बनता है, इथाइल अल्कोहल, जो ईस्ट बनाता है ईस्ट, वो भी होता है एनारोबिक ब्रेकडाउन। हमेशा ध्यान रखना है। ये देखो, अगर एनारोबिक हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है या तो बनेगा इथाइल अल्कोहल, क्या बनेगा बेटा, और अगर मसल्स में हो रहा है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ये पता है आपको? अच्छा, आप लोग सोच रहे हो सर इसका नुकसान क्या है एनारोबिक का, ये तो फायदा ही बात है, लेकिन फायदा नहीं है बेटा। आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से कितना मिल रहा था, 38 एटीपी, और यहाँ पे मिलता है बेटा खाली 2 एटीपी। अब आप लोग बताओ ये वाला रिटर्न क्यों करवाओगे, 2 एटीपी खाली। यानी कि अगर आप सोचो, आपको अगर ये वाला ब्रेकडाउन हो आपकी बॉडी में लगातार, तो आपको जो खाना आप खा रहे हो उसका कितना गुना खाना पड़ेगा, 19 गुना, तभी तो होगा, क्योंकि फिर मिलेगा 2 एटीपी खाली, और अभी कितना मिल रहा है, 38। अब सोचो, मतलब अभी तुम 2 टाइम खा रहे हो तो इतना मिल रहा है, अब तुम्हें 19 टाइम खाना पड़ेगा, पूरे दिन खाना ही खाते रहोगे। तो समझ गए एनारोबिक का क्या नुकसान है, क्लियर? ठीक है, आगे देखो बेटा। तो यहाँ पे सब ये बताया गया है कि जो प्रोडक्ट बनता है इन ओवर स्केटर मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन, क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड। क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड। अंडर ए नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड फॉर्म, आपको बताया ईस्ट क्या कर रहा है, फर्मेंटेशन करता है, तो सेम पाथवे को फॉलो करता है, और उसमें क्या बनता है बेटा, एल्कोहल। क्या बनता है, तो समझ गए आप लोग? ईस्ट जो करता है, आपको बताओ फर्मेंटेशन आपने सब लोग जानते होंगे, वो आपने देखा है, मिठाई होता है, मिठाई गुड़ होता है, गुड़ जो गांव बनाते हैं वो सबको पता होगा। ये देखो, वहां से मिठाई लेके आते हैं, उसको घोल के रख देते हैं पानी में 10-15 दिन के लिए, और उसके बाद उससे क्या होता है, वो वहां पे काम करता है ईस्ट। उन्हें नहीं बताओ ये कौन काम कर रहा है, ईस्ट वो इथाइल को बना देता है, वो सही कन्वर्ट कर देता है एनारोबिक ब्रेकडाउन से, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जला के और ऊपर वो रख के और उससे फिर निकाल लेते हैं। वो क्या, यही कच्ची बेटा, इतना मुझे बताया कच्ची होती है, वो क्यों नहीं है वो। ए ये देखो, डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल, यानी कि बन जाते हैं जब जिस प्रोडक्ट की जरूरत होती है उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो आप लोग पहले बताओ एरोबिक और एनारोबिक समझ गए। एनारोबिक का मतलब एक फर्मेंटेशन होता है तो बनता है इथाइल अल्कोहल, और जब हमारी मसल्स में होता है तो क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड। और एरोबिक का तो पता ही कंडीशन, एरोबिक का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में जो होता है। अच्छा, दूसरा मैंने एक केस और बताया था, मैंने कहा था कि अगर सपोज मानो कि माइटोकॉन्ड्रिया ना है और बैक्टीरिया कर रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, उसके बाद क्या होता है, बहुत बार देखो मीसोसोम। क्या होता है, पता है सब लोगों को? ठीक है, अब आप लोग अगले आ जाओ बेटा, अगले बताओ, ये रहो इधर समझ लो। ये क्या है, ये कह रहा है हाउ टू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जेशन। देखो यहाँ पे समझो आप लोगों को ये मैंने बताया था, अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो इधर नीचे आओ पहले थोड़ा, तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ समझो पहले। ये कह रहा है कि कैसे करके जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको, यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बहुत जल्दी कन्वर्ट क्यों कर देते हैं, कैसे कर देते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो ये क्या है बेटा, सबस्ट्रेट है, क्या है, अच्छा सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, मतलब जिसको हम कन्वर्ट करना है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट में बनाना है, वो क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। ये सबस्ट्रेट है। अब ये यहाँ पे लिखा है बेटा, देखो ये एक तो ये जा रहा है ऐसे पे हो रहा है, और एक हो रहा है ये, सही है, और यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। क्या बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट। अब अगर कह रहा है विदाउट एंजाइम, क्या जी, विदाउट एंजाइम, देखो इसका ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, और जब एंजाइम होता है तो कितना नीचे आ गया। और यहाँ पे ये जो दिखाया गया ऊपर और नीचे, ये दिखाएगी ये एक्टिवेशन एनर्जी। क्या दिखाएगी ये, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि वो एनर्जी जिस एनर्जी से कोई भी सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में, सही है, और जब कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। क्लियर हुआ? तो हमेशा ध्यान रखना, एक ही बात ध्यान रखना बस यहाँ पे कि एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्या कर देता है बेटा, डिक्रीज। और ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में नीट में आ सकता है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट देगा कि बताओ एंजाइम क्या करता है किसी भी रिएक्शन का, तो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, ना कि इंक्रीज। क्या करता है, डिक्रीज। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो,
अब ये कह रहा है टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया एंड एक्टिव साइट। आप लोग एक्टिव साइट समझ गए क्या होती है? वो साइट जहां पे कोई सबस्ट्रेट क्या होता है, फिट होता है किसमें, एंजाइम। सही है। मैं सिंपल भाषा में ये देखो सबसे अच्छा एग्जांपल है, सिंपल कते सिंपल सा। अगर आपको ये पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो मैंने कहा था ये बार-बार बना के दिखा रहा हूँ, ये किसी एंजाइम का क्या है, एक्टिव साइट है। क्या है बेटा? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो होता है जो जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता है। क्या होता है? फिट। अगर सबस्ट्रेट होगा वो ऐसे फिट हो जाएगा, और सबस्ट्रेट कौन सा होगा, ऐसे ऐसे तो होगा। अब इसमें फिट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गया कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इसको क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद एंजाइम क्या हो जाएगा, अलग। क्या हो जाएगा, अलग। तो एक्टिव साइट का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर जिस एंजाइम में एक्टिव साइट इतनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा अच्छा होता है वो एंजाइम, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए। क्लियर हुआ? और जिसमें क्या होता है, कम होती है एक्टिव साइट, वो कैसा होता है, उतना ही बेकार होता है। सही है, उतना ही रिएक्शन को कम रखता है। चलो बेटा रिवाइज करो। चलो बेटा ये पढ़ लिया आप लोगों ने, बताओ किसे प्लॉट है। अब आगे आ जाओ अगले। ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे देखो, कह रहा है बेटा टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। ये समझ गए एक्टिव साइट क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी सबस्ट्रेट क्या होता है, फिट होता है। अगले कह रहा है बेटा द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर टू अ रिएक्शन द केमिकल व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है वो चीज जो प्रोडक्ट में चेंज होगी, बनेगी, उसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। Hence enzyme proteins with the three-dimensional structure including an active site convert the substrate into a product। यहाँ पे दिखा रहा है S से क्या बन रहा है, S का मतलब है सबस्ट्रेट, लिख लो इसमें सबस्ट्रेट। जैसे बेटा गेहूं है, गेहूं है, उससे आटा बन रहा है, आटा बनना है तो गेहूं क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट, और आटा क्या होगा, प्रोडक्ट। सही है, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे चमत्कार ना, गेहूं का है और आटे का एग्जांपल होगा। यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज है, और पायरुविक एसिड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद देखो अगले क्या कह रहा है। अब बेटा यहाँ पे दिखाया गया कि इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम एट द एक्टिव साइट। आपको बताया, मैंने कहा था कि जो सबस्ट्रेट होता है वो किससे बाइंड होता है, एंजाइम के एक्टिव साइट से, और उसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, कह रहा within a given pocket the substrate has to diffuse towards the active site. There is thus an obligatory formation of ES complex। ES का मतलब है enzyme substrate complex। क्या है, enzyme substrate complex। ये आप लोग ये डायग्राम अगले है बना हुआ नहीं है, इधर देखो, आप लोग ऐसा करो, ये है बना हुआ, कहाँ है, अच्छा ये है, यहाँ पे देखो, इसे समझो, ये जो बता रहा है, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट हो गया। जब ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो क्या बनाएगा बेटा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद ये क्या बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट बन गया।
और इसके बाद प्रोडक्ट अलग हो गया और एंजाइम अलग हो गया। समझ गए? ऐसे होता है। ठीक है, तो ये वही बता रहा है। देखो यही हुआ, जैसे ये एंजाइम है, ये क्या है बेटा, चाहे आप लोग ऐसे देख लो, सही है। प्लस अगर ये होगा इसका, ये ऐसे बना लो तो अच्छे समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, सबस्ट्रेट। अब इससे आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी एक्टिव साइट, सही है। ये इसमें क्या होगा, फिट होगा, तो बताओ कैसा होगा। ये ऐसे करके फिट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये सबस्ट्रेट ऐसे हो जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट ये तो है, इसे उसे कलर से बनाओ फिर। समझ गए? अब ये क्या हो गया, यहाँ पे फिट हो गया, सही है। और इसको आपने क्या बोलोगे बताओ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। और इसके बाद क्या होगा, ये एंजाइम जो होगा ये सबस्ट्रेट को क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो इसे बोलेंगे EP कॉम्प्लेक्स, सही है। और इसके बाद बेटा एंजाइम अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अलग। ये क्या है, प्रोडक्ट। तो ये एंजाइम हो गया और ये क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट। अब ये एंजाइम क्या करेगा, नई रिएक्शन के लिए फिर से आ जाएगा। बना दो, ऐसे बनाओ तो। बनाओ, अरे बनाना है मतलब बनाना तो बना दो। अरे मेरा फोन क्यों बेटा, थोड़ा देर है सर। चलो बेटा ये बनाओ, जल्दी बनाओ। अरे मैं वैसे नहीं आ रहा हूँ बेटा, मैं वैसे घूमने आ रहा हूँ। आप लिखते आ रहे हो, देखने में अच्छा है। बहुत अच्छे ले रहे हो, कैमरा से बहुत है। नहीं पीछे वाला कैमरा तो उसका कैमरा ही खा रहा है। सब लोगों ने बेटा ये समझ गए कैसे काम करता है, क्लियर हुआ? ठीक है, अगले लो। अब देखो यहाँ पे पढ़ लो ये क्या क्या कहता है। देखो यहाँ पे कह रहा है द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, फिट होना। डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन ES कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाता है, ES कॉम्प्लेक्स। इसके बाद कह रहा है ई स्टैंड द एंजाइम, इसको स्टैंड कर रहा है एंजाइम को। और अगले कह रहा है बेटा, ये आप लोग बोलो मत, कौन बोल रहा है, बोलो मत। This complex formation is a transient phenomena during the state where substrate is bound to the enzyme active site. A new structure of the substrate called the transition
स्ट्रेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग कंप्लीट दिस प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइड। मतलब सिंपल भाषा में बता रहा है, एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइड से क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। उसके बाद उसको बोलेंगे ईएस कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, ईएस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसके बाद जो आपको बताया ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, एंड सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद वो आएगी और इसके बाद जो सबस्ट्रेट होगा ईएस कॉम्प्लेक्स था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ईपी कॉम्प्लेक्स में, एंजाइम प्रोडक्ट में। और इसके बाद प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब इन्वॉल्व का मतलब हो सकता हूँ खत्म नहीं होता कि उसमें कंज्यूम हो जाएगा। एंजाइम खाली करवाता है रिएक्शन को, समझ गए, और एंजाइम फिर अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अलग। सही है। ये वही सा हुआ जैसे कैरी करना, जैसे आपने देखा हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है खाली, उसमें ऐसा नहीं कि डिफ्यूज हो जाएगा पूरी तरीके से, खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या है बेटा, ये समझ गए आप लोग। एक्टिव साइट इन अदर वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। सही, सब वही लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने ये ग्राफ समझ लिया, पहले ये बताओ, ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि क्या करता है एंजाइम, किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये सब वही लिखा हुआ है, कैसे सबस्ट्रेट क्या करता है, प्रोडक्ट कैसे बाइंड होता है। अब आपको बताओ नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, क्या जाओ ये भी देखो, अभी मैंने समझाया वही है, समझ लो एक तरह से। देखो यहाँ पे कह रहा है, ये तीनों पॉइंट समझो, समझे। ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे सबसे अच्छा जो फिनोमेना होगा वो होगा लॉक एंड की हाइपोथेसिस। क्या होगा बेटा, आप लोग बताओ क्या होता है, चाबी होती है, ताला होता है, ताला क्या है, बंद है, ताले को मानो सबस्ट्रेट, क्या मानो, और चाबी को क्या मानो, एंजाइम, क्या मानो। अब चाबी जो फिट होती है एक्टिव साइड से ताले की, तो वो बन गया ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद क्या होता है बताओ, ताला खुल जाता है और चाबी अलग हो जाती है, यानी कि जब खुल गया ताला तो उसे हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट, क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट। तो कतई सिंपल सा वही फिनोमेना यहाँ पे होता है, इसीलिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस बोलते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ये समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग लिखना चाहो तो ये तो आपको वैसे कितना लिखोगे, यहाँ पे एंजाइम हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। एक फिर भी लाइनें पढ़ लो, ये क्या कह रहा है देखो, कह रहा है फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइड ऑफ द, सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम की एक्टिव साइड से सबस्ट्रेट क्या होता है, बाइंड होता है। और कह रहा है बेटा फिटिंग इनटू द एक्टिव साइड, और क्या हो जाता है, फिट होना चाहिए। अगले कह रहा है द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू द एंजाइम टू अल्टर द इट्स शेप, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, यानी कि ये कह रहा है बेटा जो एक्टिव साइड होती है एंजाइम की, उसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो पूरी तरीके से फिट होना चाहिए, सही है, और तभी रिएक्शन जो होगा वो अच्छे से होगा, सही है। इसके बाद देखो अगले, तभी तो कोई एंजाइम स्पेसिफिक होता है किसी भी रिएक्शन को, उसके लिए सबस्ट्रेट के लिए। कह रहा था एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, बन जाएगा, यानी कि सबस्ट्रेट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। और कह रहा है द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। एक बार बन गया, इसके बाद एंजाइम अलग हो गया और वो क्या हो गया, अलग हो गया। इसके बाद एंजाइम फिर से क्या करेगा, दूसरे सबस्ट्रेट से क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और नई साइकिल चला देगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अब ये कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग, आप लोग खुद अनुमान लगाओ, आप लोग खुद बताओ बेटा, ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, बताओ क्या होगा, टेम्परेचर, दूसरा पीएच, देख रहे हैं अभी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ। और दूसरा वो तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ, दूसरा बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो मैंने कहा था सबसे पहले कि एंजाइम को अफेक्ट करने का मतलब होता है कि एंजाइम एक्टिविटी को हमें कम या ज्यादा करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, टेम्परेचर। क्या आएगा, टेम्परेचर। मैंने कहा था बढ़ाओ या कम करो,
एंजाइम हमेशा एक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। आधी नहीं, डिक्रीज। आधी तो बोलेंगे 10 डिग्री खाली, अगर 10 लिखा है तो बोलना आधी, वरना हमेशा क्या लिखना? डिक्रीज। समझ गए? अगर क्वेश्चन में दे रहा है वो 10 डिग्री कम कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो सीधे बोल देना हाफ। एक्सेलरेट क्या हो जाएगा? आधा। और ये क्वेश्चन नीट में आएगा। इसके बाद देखो दूसरा होता है पीएच। पीएच का भी सेम होता है, अगर पीएच बढ़ाओगे और पीएच कम करोगे तो हमेशा एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अच्छा पीएच क्या होता है बताओ? हम मैं जिससे पूछूंगा या रिजर्व करके जिससे पूछूंगा बताएगा। सही है? सब बच्चे नहीं, ऐसे मुझे पता भी तो लगे कौन बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। आप लोग बेटा 3 और 2 5 लोगों में, तुम भी फ्रेंड लोग आने हैं, तुम 5 लोगों में से बताओ पीएच क्या होता है? मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन कर दो खाली पीएच क्या होता है सर। पीएच से हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं किसी चीज की कि इसकी पीएच इतनी है, बोलते नहीं बोलते हैं? अम्ल और क्षार। चलो सही है। ये क्या है अम्ल क्षार? वो तो एक चीज है अम्ल और एक चीज है क्षार। उसमें क्या कैसे पता लगाते हैं वो बताओ? पीएच मानक से। चलो ए तो बताओ, विशेष मौर्य बताओ। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा तू? 10th तो ये पढ़ा होगा। तुम्हारा नाम क्या बेटा? आदर्श। आदर्श तुम भी इसके दोस्त हो? जानते क्या हो दोस्ती बोल दो। अब तुम बताओ पीएच क्या होता है? हाँ सही है, अब ठीक मत रहे। हाँ ये बोलो। 7 होता है तब वो उदासीन होता है, और उससे नीचे भी जाता है तब अम्ल में आता है, और ऊपर जाएगा तो क्षार। सही है? सबको पता है? सबको पता था? सबको? पीछे बताओ। ये बताएगी अंश का बताओ। ये बताओ अगर 7 से ज्यादा है तो एसिड होगा बेस? चलो इतना पता ही होगा, बेकार पूछ रहा हूँ मैं, ये बहुत पहले की बात है। और अगर हम 7 से नीचे करेंगे तो एसिड। जितना ज्यादा नीचे कर देते हैं उतना एसिडिटी बढ़ती रहती है। और 0 पे क्या होता है? उदासीन। ना तो एसिड ना ही बेस। अच्छा वाटर का क्या होता है? 7 होता है, इसलिए वाटर को टेस्ट नहीं होता ना। अगर वाटर का होता है 1 तो कैसा वाटर लगता? एसिड होता। ठीक है। अच्छा बताओ ये बताएगी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? किरण। अच्छा तो किरण बताओ तुम, हमारी जो सलाइवा होती है उसकी पीएच कितनी होती है? शांत रहो। यानी कि हमारा माउथ होता है, तुम्हें कैसा टेस्ट लगता है अपने माउथ में? सलाइवा में हमारे माउथ में रहती है हमेशा, तो टेस्ट नहीं लगता ना। उसकी पीएच कितनी होती है पता है आपको? बताओ। अब रुक जाओ, सबसे बोलेंगे बेटा। हाँ पहले बताओ, सहमत हो इनकी बात से? इन गधी बात सहमत हो? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा करो, दूसरी बातों से सहमत नहीं रहती हो। 7.5 से लग रही तुम्हें? पर्चा बताओ, तुम बताओ क्या कितना बता रहे? माउथ की, सलाइवा की पूछ रहा हूँ। 7.5 तुम बोल रही हो, तुम बताना। तुम्हारा नाम क्या है इसका? हाँ उंजला। उन्नजिला चलो ठीक है। अरे जो भी है उंजला। इधर जाओ। ब्रेड की पीएच कितनी होती है? ब्रेड आप आगे आप लोग आप बता क्यों रहे? ब्रेड कितनी होती है? अरे रुक तो जाओ पहले, ब्रेड का पूछ लो उससे। पता है आपको? नहीं पता है? इधर देखो, जो ब्रेड की होती है वो होती है 7.4। कितना होता है? और जो सलाइवा की होती है वो होती है 6.8। इसमें सही बताया था। हाँ तो इनाम मिलेगा 6.8। चलो बेटे ऐसे ही बताया करो, हम लोग आंसर से लगता है। ठीक है तो पीएच हम जानते हो। अब देखो पीएच का भी रोल होता है किसमें? एंजाइम एक्टिविटी में। किसमें होता है बेटा? दूसरा आता है कंसंट्रेशन ऑफ। आप बोलो मत बेटा, बोल क्यों रहे आप लोग? बोलो मत। अच्छा ये बताओ, ये बात समझ गए आप लोग? इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से क्या मतलब होता है? अब आप लोग देखो, इधर देखो, इधर देखो। अरे आप लोग बोल करो बेटा, अगर कोई 100 एंजाइम है, कितने एंजाइम है?
हेरी बोल, अभी बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? बोलो मत बेटा। अगर 100 एंजाइम है, कितने? मान लीजिए 100 एंजाइम की 100 एक्टिव साइट है। अब आप लोग बताओ, आपके पास सबस्ट्रेट जो है वो है 50, कितने हैं? आपने 50 से 60 करोगे तब भी रिएक्शन रेट बढ़ेगा, 60 से 70 करोगे तब भी बढ़ेगा, 80 करोगे, 90 करोगे, 100 करोगे तब तक बढ़ता रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लेकिन अगर तुम 100, अगर आपके पास 100 सबस्ट्रेट है और 100 ही क्या है? एक्टिव साइट है। आप लोग बताओ, क्या इसका अगर आप लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? एंजाइम एक्टिविटी अफेक्ट होगी, यानी कि एंजाइम का जो रिएक्शन रेट होगा वो क्या हो जाएगा? कम। एक आप लोग बातें कर रहे बेटा, मैं समझा रहा हूँ। बोलो मत, तुम भी मत बोलो बेटा। ये देखो, तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि सबस्ट्रेट की अगर तुम कंसंट्रेशन कम करोगे, ज्यादा करोगे, तो एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी? कम या ज्यादा। समझ गए कैसे होती है? ये वही हिसाब किताब है जैसे आप लोग अब ऑक्सीजन ले रहे हो। क्या ले रहे हो? ऑक्सीजन। अब आपकी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए, क्या हो जाए? तो क्या बताओ, सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच पाएगी क्या? नहीं पहुंच पाएगी, उसको ले जाने वाला ही नहीं होगा, हीमोग्लोबिन ही नहीं है। अब हीमोग्लोबिन अगर बढ़ा रहे हो तो हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। समझ गए? इसीलिए मैंने कहा था, जब हम लोग पहाड़ों पे रहते हैं, जब कोई पहाड़ों पे जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है? कम। सही है? तो इसका मतलब ये होता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ा दो, जिससे क्या हो? ऑक्सीजन का लेवल सही रहे, मेंटेन रहे। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं किसको? एंजाइम एक्टिविटी को। तो सबसे पहले कौन सा है बेटा? टेम्परेचर एंड पीएच। यहाँ ग्राफ बना हुआ होगा इसका, ये है देखो, ये पीएच का है और ये क्या है? टेम्परेचर। यहाँ पे दिखा रहा है, इस ग्राफ में ये कह रहा है, देखो ये देखो, ये बेटा ऐसा है, ये क्या है? इसका ऑप्टिमम। क्या है? ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। ये भी क्या है? इसका ऑप्टिमम, ये वाला। अब आप लोग अगर कम करोगे, यानी कि कम कर रहे हो यहाँ पे, ये क्या करो? ज्यादा। अगर ज्यादा करोगे तब भी देखो क्या हो रहा है? घट रहा है रिएक्शन रेट, और कम कर रहे हो तब भी क्या हो रहा है? घट रहा है। बल्कि इधर लिख रहा था कम और इधर क्या लिख रहा था? ज्यादा। समझ गए आप लोग? ऐसा ही पीएच का है, बिल्कुल सेम। पीएच का और टेम्परेचर का होता है सेम होता है। अगर पीएच भी कम करोगे, ज्यादा करोगे तो हमेशा रिएक्शन रेट क्या होगा? कम। ऐसे ही टेम्परेचर ज्यादा करो, कम करोगे, रिएक्शन रेट क्या होगा? कम। चलो अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? टेम्परेचर और पीएच को लेके देखो, कह रहा है एंजाइम जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। ये कहना चाह रहा है कि जो एंजाइम होते हैं जनरली फंक्शन करते हैं जिसमें कम रेंज हो टेम्परेचर की। जैसे मैंने कहा था 25 डिग्री नॉर्मली जो हमारा होता है वो कितना होता है एक्टिविटी? ऑप्टिमम 25। अच्छा, रूम टेम्परेचर भी 25 लेते हैं ना? आपको सबसे अच्छा लगेगा, जो आपको लगेगा कि मुझे सबसे अच्छा हो रहा है, मतलब महसूस हो रहा है, तो होगा 25 डिग्री पे। सही है? उसके बाद अगर कम करोगे तो आपको ठंड लगेगी, और आप ज्यादा करोगे तो क्या लगेगी? गर्मी। जैसे अभी आपको लग रही गर्मी। ठीक है? कह रहा है ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम। यानी कि जिस टेम्परेचर है, जिस पीएच पे एंजाइम एक्टिविटी सबसे हाई होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। कह रहा है एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अब समझ गए? एक्टिविटी हमेशा एंजाइम की कमी होगी, चाहे आप बढ़ाओ या कम करो। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो? ऑप्टिमम से ज्यादा कर रहे हो या फिर कम कर रहे हो, एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी? हमेशा कम। अगले कह रहा है लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम एंड टेम्पररी इनएक्टिव। मैंने भी तो बता दूंगा आपको। और कह रहा है स्टेट वेयर हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर बाय हीट। मैंने यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, अगर एंजाइम है कोई, क्या है बेटा? अगर उसको टेम्परेचर क्या करोगे? ज्यादा, और इधर क्या करेंगे? टेम्परेचर कम। अगर आप कम करोगे तो इसका मतलब एंजाइम कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव। मतलब ये दोबारा एक्टिव हो सकता है। क्या हो जाएगा? दोबारा एक्टिव हो सकता है। लेकिन इधर करोगे तो क्या हो जाता है? एंजाइम डीनेचर, क्योंकि एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, और ये दोबारा डीनेचर नहीं होते। समझ गए? तो इसीलिए हमें हमेशा गर्म करना चाहिए कोई चीज, ना कि ठंडा। बनाओ, बना लो, इसके बाद में से लिख लो। लिखोगे? नाम क्या है? संजना। कहाँ से आती हो? क्या
अभी समझ आया मुझे। जिनोनिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। इतना हल्के बोलते हैं बच्चे, ऐसा लगता है अपने अपने आप बोल के अपने आप सुन रहे हैं। तेज वाला करो थोड़ा। लिख लिए? लिख रहा है क्या? लिख रहा है क्या? लिख लिया? चलो ठीक है। तो आप लोग समझ गए भाई टेम्परेचर और पीएच। अगर आप ऑप्टिमम ज्यादा करोगे, ऑप्टिमम से कम करोगे तो हमेशा क्या होगा? कमी होगा। एक बार आप लोग रिवाइज कर लो, अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लो, क्योंकि हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, रिवाइज करो एक बार। और बेटा सब लोग कॉपी लेके आएगा। इसमें तो वो होगा सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन। हाँ तो क्या होगा ना, मैं ये कह रहा हूँ प्रोटोप्लाज्म है तो बात तो वही है। हाँ प्रोटीन ज्यादा ही होगा सर, सही है। चाहे देखो प्रोटोप्लाज्म का मतलब ऑर्गन सुनना होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म हो जाएगा तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्रोटीन के बाद वो तो टेबल में लिखा हुआ है, वो देख लो बेटा। ये हो गया आप लोगों का, कंप्लीट हुआ है ना? ठीक है, किसी को डाउट होगा तो आपको कल से वही होगा प्रोसेस क्या, शाम को 1 घंटे मिलेंगे आराम से। और कोई बच्चा बेटा वो आना ही आना है, सबको ध्यान रखना, सही है? कोई बच्चा ये मत कहना कि सर मेरे पास टाइम नहीं था, सो गया मैं आज। ठीक है, चलो देखते हैं कल को क्या होता है परसों से। यहाँ और बकाया कोई बच्चा है, एक बात और ध्यान रखो, कोई भी छुट्टी मत करो, और जो छुट्टी करेगा उसका कोई नाम लिखा जाएगा यहाँ पर आराम बैठ के।